हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम संतोष मंडल है। फिर से मैं आप सभी को, जितने बच्चे मेरे ये जो चैनल में जुड़ते हैं, वो सारे बच्चों को मैं फिर से स्वागत करता हूँ। आज हमारी जो चैप्टर 2.2 है, सॉरी 3.2 है ना, वो आज मैं कंप्लीट कर दूँगा। ठीक है, तो हमने काफ़ी सारे मैंने क्वेश्चंस दिए थे आपको करने के लिए, और मैंने भी कई सारे क्वेश्चंस किए हैं। और आज जितने थ्योरम मैंने सिक्स रिजल्ट्स मैंने आपको दे दिया है, वो सारे रिजल्ट्स को आपको, वो सारे फॉर्मूला को आपको ध्यान में रखना है, चीज़ें को याद रखना है। ठीक है, और आज मैं कुछ 4-5 रिजल्ट्स दे दूंगा और उसकी बेस में कुछ थोड़ी बहुत क्वेश्चन मैं कर दूंगा। उसके बाद आज हमारा टॉपिक ख़त्म हो जाएंगे, और जो बचेंगे लास्ट 3.3 वो है पावर सीरीज़ का है। वो वहाँ से तो क्वेश्चन हमेशा आते हैं, और यहाँ से भी क्वेश्चन नहीं आएंगे, ऐसे तो कभी नहीं होगा। ठीक है, ये बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। मैंने बताया भी दिया था, ये सारे चीज़ें हम एक ही मेथड में करना शुरू करेंगे चैप्टर 4 के बाद। वो जो कॉची रेसिड्यू थ्योरम से ये सारे चीज़ हम करेंगे, लेकिन फिलहाल अगर हमको ये याद है तो क्वेश्चन को करने में हमको आसान हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं। पिछले वीडियोस अगर आपने नहीं देखे हैं वो आपको देखना तो पड़ेगा ही, क्योंकि इंटरलिंक तो बहुत होते हैं। ठीक है बच्चों, तो मेरा अभी जो 7th रिज़ल्ट है मैं उसका नाम दे दूंगा। कुछ नाम नहीं है, कुछ फॉर्म्स में लिखूंगा। आप मुझे बता सकते हो ये क्या है? x² + y² = r²। ये क्या है बच्चों? ये तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। दिस इज एन इक्वेशन ऑफ ए सर्कल पासिंग। इसका सेंटर क्या है बच्चों, आप मुझे बता सकते हैं? ओरिजिन है। तो ये क्या है? ये कोऑर्डिनेट्स में हम जब काम करते हैं, कोऑर्डिनेट्स ज्योमेट्री में जब काम करते हैं, ये इक्वेशन मैंने बताया भी था कि ये सर्कल का इक्वेशन को रिप्रेजेंट करता है, जिसका कि सेंटर 0 0 है और जिसका कि रेडियस आपके पास r है ना बच्चों? ठीक है, तो मैं कुछ चीज़ें आपको यहाँ से सिखाऊंगा कि आप अगर x को r cos थीटा एंड y को अगर r sin थीटा पुट करेंगे तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएंगे? आप मुझे बता सकते हो क्या आपको मिल जाएंगे? ठीक है, तो यहाँ से आपको ऐसे एक चीज़ें मिल जाएंगे कि मैं आपको क्या सिखाना चाह रहा हूँ कि r हमारे पास एक इक्वेशन होता है सर्कल का, वो है ये। आप मुझे बताओ, r p cos थीटा, और ये जो p है ना वो स्ट्रिक्टली >0 है। ये क्या है? ये भी इक्वेशन ऑफ अ सर्कल। ये भी कहीं कहीं इसको सर्कल बोलते हैं, कहीं कहीं सर्कल बोलते हैं, है ना? तो आपको ये सर्कल है, ये भी एक सर्कल का इक्वेशन को रिप्रेजेंट करता है। तो मुझे बताओ, ये जो मैंने दो वर्जन और ये जो मैंने बताया z - z0 का मोड = r, ये भी एक इक्वेशन ऑफ सर्कल होता है ना? मैंने बताया था, प्रूफ में मैंने करवा दिया था, राइट? तो ये भी इक्वेशन का सर्कल है। ये कोऑर्डिनेट्स ज्योमेट्री जब हम पढ़ते हैं तब ये इक्वेशन का सर्कल होता है, जिसका कि रेडियस r है एंड सेंटर ओरिजिन है। तो ये भी इक्वेशन ऑफ ए सर्कल, लेकिन इसको क्या बोलते हैं? इसको कार्टेशियन फॉर्म बोलते हैं। This is the Cartesian form of a circle, but this is the equation of a circle in the complex analysis.
राइट जी, जिसका कि सेंटर Z0 होता है, रेडियस R होता है। मुझे बता सकते हो इस इक्वेशन का सेंटर एंड रेडियस क्या होता है? आप यहाँ से जाओ ना आपको क्या चाहिए यहाँ से, अगर आपको आप यहाँ से कैलकुलेट कर लो cos थीटा का वैल्यू क्या होगा, cos थीटा इज इक्वल्स टू x अपॉन r होगा, राइट। तो इसका वैल्यू यहाँ से पुट कर दो ना, तो r बराबर p तो जैसे कि वैसे था, और cos थीटा का वैल्यू x बाई r है, राइट। अभी इसको क्रॉस मल्टीपल कर दो, क्रॉस मल्टीपल करने के बाद आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी एक्स, राइट। तो यहाँ से जाकर आप कहाँ रख दो, इस इक्वेशन पे जाकर इसको अगर मैं 1 मान लो, फ्रॉम वन से आपको मिलेंगे क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर का वैल्यू कितना है, पी एक्स है। इसको अगर मैं शिफ्ट कर दूँ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस पी एक्स इज इक्वल्स टू 0। सॉरी, ये मैंने कार्टेशियन फॉर्म बोल दिया, आई एम सॉरी, लेकिन ये क्या होता है, ये पोलर फॉर्म होता है बच्चों, पोलर फॉर्म ऑफ अ सर्कल। ये होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट, कार्टेशियन, समझ रही हो, कार्टेशियन फॉर्म ऑफ ए सर्कल। ये भी एक इक्वेशन ऑफ ए सर्कल, ये भी इक्वेशन ऑफ ए सर्कल, ये भी इक्वेशन ऑफ ए सर्कल, ये भी इक्वेशन ऑफ ए सर्कल। और जब मैं 5th चैप्टर पढ़ाऊंगा, वहाँ से हम लीनियर ट्रांसमिशन पढ़ेंगे, बाइलिनियर ट्रांसमिशन की अकॉर्डिंगली, वहाँ से भी एक इक्वेशन ऑफ ए सर्कल का इक्वेशन का एक फॉर्म वहाँ से भी मिल जाएंगे। तो मैं वहाँ जाकर सारे को इकट्ठा करके आपको दे दूँगा, ये सारे के सारे इक्वेशन का, सर्कल का इक्वेशन होता है, मैं आपको दे दूँगा। फिलहाल आपको इतना ध्यान में रखना है, जिसका कि ये पोलर कार्टेशियन फॉर्म ऑफ ए सर्कल का सेंटर मुझे बता सकते हो, सेंटर क्या है बच्चों, सेंटर होता है आपके पास p/2, 0 एंड जो रेडियस होता है वो है p/2, राइट। वो कैसे आया, अगर आप इतने भी छोटे छोटे चीज़ें को अगर मैं बताते चले जाऊँ ना, मेरा टाइम ही बहुत कंज्यूम होगा, इसीलिए वो आप खुद ही देख लेना। आप 12th क्लास के किताब में आपको मिल जाएंगे इसका, है ना, रेडियस रूट ओवर कोफिशिएंट्स ऑफ u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर ऐसे होते हैं ना, वो जाके आपको देखना है। तो ये भी इक्वेशन ऑफ ए सर्कल को फॉर्म करता है, और p r इज इक्वल्स टू p साइन थीटा, यहाँ से भी आपको साइन थीटा का वैल्यू निकाल के आर स्क्वायर का वैल्यू आपको मिल जाएंगे। ये भी एक p आपका स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 चलना चाहिए, ये भी एक इक्वेशन ऑफ ए सर्कल फॉर्म करता है, जिसका कि रेडियस आपके पास, रेडियस होता है p/2 और सेंटर होता है 0, p/2। इसका p/2, 0 रेडियस तो अभी भी यही है, इसका क्या बनेंगे सेंटर 0, p/2। समझ गए हो, ये थोड़ा इक्वेशन ऑफ ए सर्कल का मुझे फॉर्म लग रहा था, मैंने आपको वो बता दिया। एग्ज़ाम के स्टेटमेंट्स के तौर पे ये एग्ज़ाम में आ सकते हैं, ठीक है। और ये पॉइंट 1, पॉइंट 2 मैंने बता दिया। ये पॉइंट 1 के लिए r इज इक्वल्स टू p cos थीटा, और पॉइंट 2 नंबर मैंने r इज इक्वल्स टू p साइन थीटा, एंड पॉइंट 3 में बताऊंगा r इज इक्वल्स टू, ये स्टेटमेंट नेट में, गेट में 2 बार, नेट में भी 1 बार क्वेश्चन आया हुआ है, वेरी इंपॉर्टेंट है। वो क्या है, a प्लस बी cos थीटा, और a आपका स्ट्रिक्टली लेस देन b होनी चाहिए। ये इक्वेशन ऑफ, ये कौन सी इक्वेशन आप मुझे बता सकते हो?
3 बार आया हुआ है, वेरी इंपॉर्टेंट है। ये है कार्टेशियन, ये जो है ना इक्वेशन ऑफ, कौन सी इक्वेशन है ये, समझ गई हो? बस इतना आपको ध्यान हुआ होगा। ये सर्कल का इक्वेशन का डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉर्म्स मैंने बता दिया। ये होता है कार्डियोइड, आपने सुना होगा ग्रेजुएशन में जब आप पढ़ते थे, वहाँ इसकी कंस्ट्रक्शन आपने सीखी होगी, राइट? तो मैं आपको फिर समझा दूंगा। मान लो ये आपके कोऑर्डिनेट्स है, ये 0 है, ठीक है? तो ये जो ये ना कार्डियोइड का इक्वेशन क्या होता है, कौन कौन से पॉइंट्स पे वो इंटरसेक्ट करता है, वही आपको सीखना है। वो एक बार तो 0 में, और एक बार b माइनस a में, और एक बार b प्लस a में। ये 3 पॉइंट पे वो इंटरसेक्ट करता है। मान लो ये 0 है, मान लो ये यहाँ कहीं b माइनस a अगर है, और यहाँ कहीं b प्लस अगर है ना, तो इक्वेशन इस टाइप का बनेंगे, ये ऐसे एंड ये ऐसे बनेंगे। समझ रही हो बच्चों? ये सारा का सारा एंटी क्लॉकवाइज से डायरेक्शन से ये चलते हैं, ठीक है? और 3 बार मैं आपको वो क्वेश्चन कैसे आया था और इसका सॉल्यूशन भी मैं आपको दे दूंगा, ठीक है? तो आपको ये 3 पॉइंट्स है 7 इक्वेशन में। तो ये अगर मैं इसको वर्ड्स में बोलूँ, मैं ऐसे बोलूँगा, द इक्वेशन r इज इक्वल्स टू p cos थीटा रिप्रेजेंट्स अ सर्कल विद सेंटर p/2, 0 and radius p/2, and this is the equation r is equals to p sin theta represents an equation of a circle with a center 0, p/2 and a radius p/2. And this represent the equation r is equals to a plus b cos theta, where a is strictly less than b, represents an equation of a cardioid with 2 loops intersecting। किस पर ये इंटरसेक्ट होता है बच्चों? ऐसा नहीं है, ध्यान से, ये कभी भी इस पॉइंट पे ऐसे कभी भी कार्डियोइड नहीं बनते हैं। ये डेफिनेशन, ये थ्योरम है। दिस इज द इक्वेशन ऑफ अ कार्डियोइड विथ 2 लूप्स। 2 लूप्स बनेंगे, देखो ये एक लूप है और दूसरी बात ये एक लूप से इंटरसेक्टिंग। कहाँ कहाँ इंटरसेक्ट होगा? इंटरसेक्टिंग द पॉजिटिव रियल एक्सिस, यही है ना, रियल एक्सिस पे वो कट करेगी। किस किस पॉइंट पे? 0 पे, एक बार 0 पे, एक बार b माइनस a पे, और एक बार b प्लस a पे। ये जिसने ये ड्राइंग बना दिया, ये आपके कंटूर बन जाएंगे। उसी हिसाब से हमारा काम चल जाएंगे, ठीक है? तो नेट में गेट में जो क्वेश्चन आया है इसके अकॉर्डिंगली वो सारे मैं आपको अभी कर दूंगा, अभी हम कर देंगे, ठीक है? चलते हैं। ये नेट में गेट में आया हुआ क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये, और लगभग तो ऐसे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, ठीक है? तो इस इक्वेशन, इस सॉल्यूशन, इस क्वेश्चन का ऑप्शन देखो, इस इंटीग्रेशन को अगर आप सॉल्व करेंगे इस कंटूर की अलोंग, तो आंसर इनमें से कौन सी एक ट्रू है वो बताएं। एससीक्यू में आया हुआ था, 2 बार ही एससीक्यू में आया हुआ था, और जो एक क्वेश्चन है वो मैं आपको करवा दूंगा, ठीक है? तो मुझे पहले कंटूर का जो शक्ल है ना वो ठीक करेंगे ना। ऐसे दिया होगा तो आप कंटूर कैसे बनाएंगे? कंटूर अगर बना नहीं पाएंगे तो ये पॉइंट्स तो आपको लोकेट करना है। सारा खेल इसी के ऊपर। मैंने पहले ही बताया, कंटूर का जिसको नहीं आता है उसे तो वो ऐसे कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन तो वो कर ही नहीं सकता, क्योंकि कॉम्प्लेक्स फंक्शन का जो इंटीग्रेशन अलोंग द कर्व होता है ना। तो चलिए इस कंटूर का शक्ल ठीक करते हैं। मुझे दिया है r माइनस 4 कॉस थीटा इंटू r माइनस 2 कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 0 दिया है। मैं जानता हूँ ये एक क्वांटिटी है, ये दूसरी क्वांटिटी है। द प्रोडक्ट ऑफ 2 क्वांटिटी अगर 0 है, मैं जानता हूँ भैया आइदर इस क्वांटिटी 0 होगा या फिर r माइनस 2 कॉस
थीटा इज इक्वल्स टू 0 होगा, राइट जी। अगर ये 0 हुआ, मुझे बताओ r इज इक्वल्स टू 4 cos थीटा बन गई कि नहीं बच्चों, और r इज इक्वल्स टू और में 2 cos थीटा। देखो शक्ल बन गई ना। अभी अभी जो मैंने कार्डियोइड का इक्वेशन दिया था, इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हो 0 + 4 cos थीटा, इसको r इज इक्वल्स टू 0 + 2 cos थीटा ऐसे तो लिख सकते हो ना। तो रिक्वायरमेंट्स क्या था भैया, a मस्ट बी स्ट्रिक्टली लेस देन b। यस ऑफ कोर्स, 0 क्या 4 से कम नहीं है। तो ये एक कौन सा इक्वेशन ये बन गई, this is an equation, this equation represents an cardioid with two loops intersecting the real axis at the point किस पर, 0 पे। b माइनस b, यहाँ क्या है, b आपके पास 4 है, a आपका 0 है, तो b माइनस a दिस एंड b प्लस a, राइट। और इसके लिए क्या बनेंगे, 0 पे और b माइनस a और b प्लस, सॉरी ये b लिख दिया, b प्लस a, राइट। तो कौन कौन से पॉइंट, 0 पे, 4 पे, और ये भी a मेरा 0 है, ये भी 4 पे है, और ये 0 पे, ये 2 पे, ये 2 पे, इस पॉइंट पे वो इंटरसेक्ट करता है। तो मेरे कहने का मतलब, जो मेरे पास जो कंटूर दिया है, अब की बार कंटूर उन्होंने सर्कल नहीं दिया है बच्चों, लूप्स दिया है, कार्डियोइड का इक्वेशन दिया है, तो उसको हाँ बनाना चाहिए। तो ये 0 यहाँ है, हाँ जी। तो और एक बात मान लो, ये मेरी 4 पॉइंट्स है, मान लो यहाँ मेरी 1 है, यहाँ मेरी 2 है, यहाँ मेरी 3 है, ये मेरी 4 है। तो इंटरसेक्ट किस किस पर करेगा कार्डियोइड का इक्वेशन, तो पहली बात तो वो 2 को इंटरसेक्ट करेगा ऐसे, और दूसरी बात ऐसे बनेंगे, राइट बच्चों। तो ये सारा के सारा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन से बनी है, इस पे आपको कंफ्यूज है। और ये अब बना मेरा कंटूर, क्लियर है। तो इस कंटूर के अलोंग मेरा अपना जो काम करेंगे वो अब की बार मैं कर दूंगा। तो देखो अब की बार मुझे बताओ, यहाँ 1/2 पाई आयटा तथा अलोंग सी अगर मुझे करना है e⁻z z-3 इंटू में dz, इसका आंसर क्या है। देखो ऑलरेडी 1/2 पाई आयटा नीचे था, तो ये तो रख दूंगा, अगर नहीं रखोगे तो अंडरस्टूड थी, आप सोच के उसको काट भी दे सकते हो। और मुझे बताओ ये f ऑफ z है क्या, f ऑफ z यहाँ से मेरा, यहाँ मैं लिख दूंगा f ऑफ z इज इक्वल्स टू e⁻z, z0 आपके पास 3 है और n आपके पास 1 है। रिक्वायरमेंट्स फुलफिल होता है क्या, देखो किसको लगाना चाह रही हो, ये 1 है, कॉशी इंटीग्रल फॉर्मूला लग जाएगी ना। लेकिन मुझे ये जेड कॉशी इंटीग्रल फार्मूला लगाने के लिए परमिशन आपको कब मिलेंगे, तब मिलेंगे ये फंक्शन आपके पास पहले कंटूर पे जाते हैं। क्या सिंपल क्लोज्ड कंटूर है, हाँ इससे बढ़िया सिंपल तो हो ही नहीं सकता, सिंपल भी है, क्लोज भी है, और कंटूर तो है ही है। और तो ये पहली रिक्वायरमेंट से सेटिस्फाई हो गई। मुझे बताओ फंक्शन क्या इस कंटूर पे एनालिटिक है, बाउंड्री पे, हाँ जी बिल्कुल एनालिटिक है। क्यों, देखो ये जो पॉइंट्स आपके पास जो z0 है वो किस पॉइंट का होना चाहिए, आपके पास ये जो z0 है वो कंटूर के अंदर होनी चाहिए। हाँ जी 3 तो अंदर है, राइट 3 अंदर है, तो n की वैल्यू 1 है, हाँ परमिशन है। तो रिजल्ट ये कहता है 2 पाई आयटा टाइम्स। लेकिन मुझे एक बात बताओ, 3 यहाँ है तो मुझे यहाँ लूप्स कुछ बनी है, तो मुझे वाइंडिंग नंबर का यूज़ तो करोगे ना, नहीं। मुझे बताओ 1 का वाइंडिंग नंबर कितना है, देखो
नंबर ऑफ, अगर मैं सी लिखता हूँ तो सी नंबर ऑफ ए कंटूर सी अलोंग अबाउट द पॉइंट 1 की अबाउट अगर मुझे फाइंड आउट करना है तो देखो ये एक बार और दूसरी बात ये घुमा तो इसका तो 2 है, लेकिन मुझे बताओ इसका कंटूर का अबाउट, या फिर इसको आप गामा ही नाम दे दो, मुझे थोड़ा अजीब लगता है। ठीक है, मैंने गामा लिया। अबाउट अगर 3 पर चाहिए, 3 के लिए तो भैया ये तो एक बार ही ऐसे घुमा, लेकिन 3 पर अबाउट 3 नहीं, 3 तो बाहर का पॉइंट है, तो एक ही बार ही आया है, तो कोई दिक्कत नहीं है। जब भी आपको ऐसे कुछ लूप्स मिलेंगे वाइंडिंग नंबर इसी का तो फ़ायदा है, नहीं तो वाइंडिंग नंबर का जनरेट ही नहीं होता। हो गई, तो इसका वाइंडिंग नंबर तो एक ही है, तो उसको अगर आप लिखना चाहते हो तो भी लिखो, नहीं लिखना चाहते हो मत लिखो। लेकिन यहाँ 2 3 अगर आता तो मुझे यहाँ मेंशन करना पड़ता, चाहे वो कॉसी इंटीग्रल फार्मूला हो या फिर किसी भी फार्मूला हो। मैंने बताया था 6 रिजल्ट करके इन टर्म्स ऑफ वाइंडिंग नंबर करके, लेकिन इसका वाइंडिंग नंबर तो अबाउट 3 चाहिए ना, क्योंकि 3 के अबाउट ही आपको काम करना है, तो इसके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है। 1 आ रहा है तो 1 के साथ मल्टीप्लाई करने से 1 ही आएंगे। उसके बाद एफ ऑफ जेड नॉट क्या है, एफ ऑफ 3 है, समझ रही हो? तो इसका आंसर ये इससे कैंसिल हो गई। मुझे बताओ एफ ऑफ जेड क्या है, एफ ऑफ जेड ये था, तो e⁻³ अगर मैं जेड के स्थान में रखूं तो e⁻³ आएंगे। इससे आसान सवाल और क्या है, थोड़ी वो स्टाइल चेंज कर दिया, वो कंटूर को उन्होंने डायरेक्टली मेंशन नहीं किया। आपको अगर इस कंटूर को अगर आपने बना नहीं पाते तो इसका आंसर तो कोई बच्चा ये मार के आते, क्योंकि वो कॉची थ्योरम लगा देंगे। कॉची थ्योरम ऐसे थोड़ी ना लगेंगे, समझ रही हो? लेकिन मेरी ऑप्शन कौन सी ट्रू हो गई, फर्स्ट ऑप्शन ही ट्रू है। इससे बड़ी आसान देखो एक ही लाइन में, लेकिन कॉन्सेप्ट डेवलप करने के लिए कंटूर के निकालने के लिए टाइम थोड़ा लगा है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में आया था वो मैं करके 4 रिजल्ट मैं एक ही झटके में दे दूंगा, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसी के साथ हमारा आज के काम हम ख़त्म करेंगे। ओके, चलो, ये सेकंड क्वेश्चन था, ये भी नेट गेट में आया हुआ है काफ़ी बार, तो बढ़िया इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। तो इनमें से कौन सी ऑप्शन ट्रू बोल रहा है वो, तो देखते हैं, चेक करेंगे। तो मेरे पास देखो कंटूर कितने सही से उन्होंने पूछता है। पहले मैं इस कंटूर को मैं बता दूंगा, ये तो डायरेक्टली दे दिया है ना। दिस इज द इक्वेशन ऑफ कार्डियोइड विथ 2 लूप्स इंटरसेक्टिंग किस पर करेगा। पहली बात तो 0 पे, ये रहा 0, और एक बार b माइनस ए, दैट मीन्स ये b है ये a है, 4 माइनस 2 यानी कि 2 पर करेगा। मान लो ये मेरी 2 है, तो एक बार तो ये आएंगे। ठीक है, थोड़ा मैं उसको अच्छे से बना दूंगा। ये एक बार तो 0 है, ये मेरी मान लो ये 2 है, तो ये बना ऐसा। ठीक है, तो और b माइनस है और b प्लस 2, दैट मीन्स 4 + 2 6, मान लो ये मेरी 6 है, ये 2 है, तो ये यूं जाके यूं बनेंगे, राइट। तो यहाँ 3 है, 4 है, 5 है, ये 6 है, यहाँ 1 है। 1 कहाँ है, मान लो ये मेरी 1 है। समझ रहे हो बच्चों? तो मुझे बोलता है I1 क्या है, I1 ये कहता है कि इंटीग्रेशन इस गामा के अलोंग करो, उसको मैं गामा बोलता हूँ, dz = z-1। अब मुझे बताओ क्या मैं CIF लगाऊं? बिल्कुल, f ऑफ z आपका 1 है ना। कोई बच्चा कहता है सर आपने जो थर्ड रिजल्ट दिया था उसी का मैं यूज़ करूं? बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन वाइंडिंग नंबर का हेल्प लेना पड़ेगा।
राइट। तो वाइंडिंग नंबर का हेल्प लेना ही पड़ेगा। तो इसका आंसर क्या है, 2 पाई आयटा टाइम्स नंबर ऑफ टाइम्स गामा अबाउट द पॉइंट 1 इंटू में एफ ऑफ 1। या फिर सिंपली अगर थर्ड रिजल्ट के अकॉर्डिंग करते हो, बस इसको मत लिखो। अगर CIF लगाना चाहते हो तो ये भी लिखना है ना, समझ गई हो। तो अगर मुझे ऐसा है तो ये तो 2 पाई आयटा बन गई। अब मुझे बताओ इसका वाइंडिंग नंबर कितना है, 1 के अबाउट। देखो भैया ये एंटी क्लॉकवाइज सारा दिया है, तो एक बार ये और दूसरी बात ये घुमा है, तो इसका वाइंडिंग नंबर तो 2 है, एफ ऑफ 1 तो 1 ही है, तो इसका आंसर 4 पाई आयटा बन गई। कितने आसान है ना बच्चों। एक बार आपको किसी बच्चे को अगर कंटूर उसको समझ आ गई, क्लोज्ड कंटूर, सिंपल क्लोज्ड कंटूर, ये सारे के सारा जिस बच्चे को अच्छे से समझ आते हैं वो तो 1 सेकंड में सारे क्वेश्चन कर ही देगा। समझ गई हो। तो देखो I2 के लिए मैं काम करने के लिए गया, तो ये भैया बोलता है अकॉर्डिंग टू गामा, अगर मैं उसको नाम दे दूं तो ये बोलता है Z-3 के अकॉर्डिंगली कितने आंसर आएंगे। उसके लिए देखो Z-3 ये समझ गए, CIF लगाना है। मान लो आपके पास 3 के अबाउट 2 का वाइंडिंग नंबर तो एक ही है, तो ये बना 2 पाई आयटा टाइम्स नंबर ऑफ टाइम्स गामा रैप्स अराउंड द पॉइंट्स 3 इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो ये बोलते हैं इनटू एफ ऑफ 3। तो मुझे बताओ ये 2 पाई आयटा वैसे की रहा, इसका वाइंडिंग नंबर 1 है और एफ ऑफ 3 भी 1 ही है, तो आंसर क्या बना, आंसर बना 2 पाई आयटा। मुझे बताओ ये I1 I2 का रिलेशन क्या है, I1 I2 के बीच में रिलेशन मुझे बता सकते हो, कौन किसके इक्वल है। I2 भैया 2 पाई आयटा है और सॉरी I1 आपके पास 4 पाई आयटा है। तो किसके साथ मल्टीप्लाई कर दूं कि I1 को अगर मुझे लाना चाह रहा हूं, अगर मैं I1 को लेके आना चाहता हूं तो I2 को किससे मल्टीप्लाई कर दूं, 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो I1 मुझे इसके इक्वल बन जाएंगे। तो इनमें से मुझे बताओ कौन सी ऑप्शन ट्रू है। दैट मीन्स मेरा बी ऑप्शन ट्रू है, क्योंकि I1 I2 तो इक्वल नहीं है, तो ऑप्शन 1 गलत हुआ। 2I1, अगर I1 को आपको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 पाई आयटा आ जाएंगे और इसके इक्वल तो कभी नहीं आएंगे। ये बोलता है I1 0 है, कहाँ भैया, ये तो 4 पाई आयटा तो एक नॉन ज़ीरो नंबर है, तो उसने 0 दे दिया और ये गलत हो गई। समझ गए हो बच्चों ऑप्शन को कैसे डिस्कार्ड करना और कौन सी ऑप्शन सही बोलना। ऐसे क्वेश्चन आया हुआ था, कई बार आए हुए थे, क्योंकि इंटरेस्टिंग है कार्डियोइड ऑफ 2 लूप्स के, क्योंकि वाइंडिंग नंबर का यूज होते हैं ना बच्चों, इसीलिए। ठीक है, तो बस ये क्वेश्चन था और बहुत सारे असाइनमेंट्स तो मैं आपको डिटेल में करवा दूंगा, लेकिन ये मुझे चीज़ें आपको समझाने के लिए, कैसे इक्वेशन लूप्स का काम कैसे करेंगे वो समझाने के लिए मैंने आपके पास अभी कर दिया। नहीं तो मेरी सिस्टमेटिक तो चलेंगे ही, पावर सीरीज़ ख़त्म करूँगा, उसके बाद सारे नेट का गेट का सारे क्वेश्चन मैं आपको करके दिखाऊँगा। ठीक है, चलते हैं। अब और मेरी असाइनमेंट्स का क्वेश्चन मैंने ख़त्म कर चुका हूँ। अब मैं आपको 8th रिजल्ट देने जा रहा हूँ। ठीक है, आप मुझे बताओ बच्चों, मेरे पास कॉशी थ्योरम क्या था, मुझे बताओ। CT क्या था, CT ये था कॉशी थ्योरम कि भैया C अगर आपके पास कोई सिंपल क्लोज्ड कंटूर था, है ना, और D अगर आपके पास कोई सिंपल कनेक्टर डोमेन था और C उसके अंदर रहता था, तो अगर आप इसके अलोंग अगर आपको फंक्शन का इंटीग्रेशन चाहिए तो वो भैया हमेशा 0 वैल्यू देता था। ये CT था।
राइट। लेकिन कॉन्वर्स ट्रू नहीं है कि वो पूछता है क्या ये कॉन्वर्स ट्रू है, मतलब ये क्या था, कॉची थ्योरम ये था, इफ एफ ऑफ जेड इज, इफ ए फंक्शन एफ ऑफ जेड इज एनालिटिक इन ए सिंपल, देखो इन ए विद इन या फिर ऑन, ये कितने स्टेटमेंट्स मैंने दिए थे आपको, राइट। in a simple closed contour C, in a simple connected domain D, then for every simple closed contour C के लिए ये हमारा होल्ड करता है। एनालिटिक है तो ये होगा, मतलब F अगर एनालिटिक है तो ये वाला होल्ड करता था। मुझे वो पूछता है कि भैया ये अगर किसी कहीं पर भी होल्ड किया, अगर किसी भी फंक्शन का इंटीग्रेशन अलोंग द कर्व अगर ये 0 वैल्यू देता है तो क्या वो फंक्शन एनालिटिक होगा, ये कॉन्वर्स है ना। तो उसके लिए ये जो रिजल्ट बना है वो मोरेरा ने दिया है, मोरेरास एक थ्योरम, एक साइंटिस्ट है मोरेरा, ये ए है अपोस्ट्रोफल एस, ठीक है। मोरेरा ने कहा कि भैया काफ़ी सारे डिस्कशन चल रहा था यहाँ कि भैया इसका कॉन्वर्स ट्रू है क्या, तो काफ़ी साइंटिस्ट ने इसके ऊपर काम किए थे और इसका कॉन्वर्स ये निकाला गया है कि मोरेरा एक साइंटिस्ट था, उन्होंने कहा भैया देखो 3 रिक्वायरमेंट्स मेरे पास चाहिए। पहली रिक्वायरमेंट्स ये आपके पास ये सिंपल होना कोई ज़रूरी नहीं है बच्चों, समझ गए। ये जो कॉची थ्योरम में मैं वो जो सिंपल बोला है ना वो नहीं है तो भी चलेगा, क्योंकि मैंने कनेक्टेड डोमेन सेट दिया था। तो कंफ्यूज मत हो, लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, नहीं मेंशन करोगे कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ये अगर कोई क्लोज्ड कंटूर में यहाँ मेंशन कर देता हूँ, ये अगर क्लोज कंटूर है और फंक्शन अगर आपके पास कॉन्टीन्यूस है भैया, इस कंटूर के अलोंग अगर कोई फंक्शन अगर आपके पास कंटिन्यूस है, थर्ड बीट अगर उस फंक्शन का इंटीग्रेशन इस कर्व के अलोंग अगर 0 वैल्यू देता है ना, ये हाइपोथेसिस है, तो कंक्लूजन ये निकल के आएगा कि भैया ये जो फंक्शन आपने बोला ना ये एनालिटिक हो जाएंगे। ये मोरेरास ने कहा, काफ़ी सारे साइंटिस्ट ने इसके ऊपर जजमेंट अपने अपने ओपिनियंस दिए थे, लेकिन मोरेरास ने बहुत सारा इसके ऊपर काम किए। जो कॉची ने जो दिया है रिजल्ट, अगर ये फंक्शन एनालिटिक है तो ये होल्ड होगा, अगर किसी भी क्वेश्चन में ये होल्ड होगा तो फंक्शन अगर एनालिटिक होना चाहते हो, आपको अगर चाहिए ना, तो वो फंक्शन को कॉन्टीन्यूस ही होना पड़ेगा। पहली रिक्वायरमेंट से ये मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो चीज़ें कुछ बदल गई ना, कॉची ने कुछ काम किया, लेकिन मोरेरास ने इसका कॉन्वर्स देने के लिए गए थे, लेकिन कुछ मॉडिफाइड करना पड़ा उसको। इसीलिए इस थ्योरम का नाम उन्होंने लिखा कि मोरेरास थ्योरम इज ए कॉन्वर्स, है ना, किसका, शॉर्ट कॉन्वर्स। आप उसको शॉर्ट कॉन्वर्स बोलो या फिर रिफाइनेड कॉन्वर्स बोलो या फिर मॉडिफाइड उन्होंने कर दिया, है ना, थोड़ी चीज़ को वो मॉडिफाइड कर दिया। इसीलिए मोरेरास थ्योरम इज आल्सो नोन एज, ये स्टेटमेंट में आया हुआ था कि मोरेरास थ्योरम का और अलग नाम क्या है, उसको कौन सी नाम से जाना जाता था, तो वो 3 नाम है। इसे मोरेरास थ्योरम इज आल्सो नोन एज शॉर्ट कॉन्वर्स, और या फिर रिफाइनेड कॉन्वर्स और मॉडिफाइड कॉन्वर्स ऑफ किसका, कॉची थ्योरम का, है ना। ये स्टेटमेंट पे आया हुआ था, वो आप लिख लेना, ठीक है। अभी आओ 9th रिजल्ट में, वो होता है आपके पास कॉची इनइक्वालिटी, ठीक है। आप स्टेटमेंट लिख लो। ये बोलता है कॉची ने भी कॉची का इनइक्वालिटी ये कहता है, सपोज भैया आपके पास
कोई फंक्शन अगर एनालिटिक है, किस पर एक कंटूर दिया है z माइनस ए इज इक्वल्स टू, अगर ऐसे हैं, मैं बोलता हूँ इसका स्टेटमेंट आप एक बार लिख लो। ये बोलता है इफ ए फंक्शन एफ ऑफ जेड इज एनालिटिक विद इन एंड ऑन ए सर्कल सी गिवन बाय दिस क्वांटिटी। अगर इस सर्कल के अलोंग कोई फंक्शन आपके अगर एनालिटिक होता है, और अगर एनालिटिक होता है देन ये कॉशी ने कहा भैया वो फंक्शन का nth टाइम डेरिवेटिव कर दो। ये जो z0 है ना सेंटर को, उस पॉइंट पर ये a है, नॉट 0, राइट। इस फंक्शन का अगर एक एनालिटिक है इस पर, तो वो कहता है, कॉशी ने कहा इस फंक्शन को आप n टाइम्स डेरिवेटिव कर दो, किस पॉइंट पे, ए पॉइंट पे, और इसका मॉडुलस ले लो, तो ये क्वांटिटी हमेशा लेस या फिर बराबर रहेगा किसके साथ, ये कैपिटल M इंटू n फैक्टोरियल बाई r टू द पावर n होगा। और ये m क्या है, ये m है ना, ये अपर बाउंड है, किसका, अपर बाउंड है एफ ऑफ जेड का। दैट इज अगर करके मैं लिखूं तो ये अगर मोड एफ ऑफ जेड आप लेंगे तो ये हमेशा इस क्वांटिटी से कम आएंगे फॉर ऑल जेड इन सी। आप इफ में ये पहले लिख सकते थे, तो स्टेटमेंट कैसे आप लिखते थे, इफ ए फंक्शन एफ ऑफ जेड इज एनालिटिक विद इन एंड ऑन ए सर्कल सी गिवन बाय दिस, एंड इफ द फंक्शन एफ ऑफ जेड इज बाउंडेड, ऐसे लिखते थे वर्ड्स में, या फिर ऐसे भी लिख देते हैं दैट इज करके ये करेंगे, देन मोड ऑफ एफ ऑफ एन एफ टाइम्स दिस क्वांटिटी विल रीच दिस टाइप। समझ गए हो बच्चों, ये कौन सी इनइक्वालिटी था मेरे पास, मुझे ये भी इम्पोर्टेंस लगा कहीं, क्योंकि ये स्टेटमेंट के तौर पे भी आ सकते हैं, ठीक है। क्योंकि जब भी हमारी एक आदत बन चुकी है, जब भी कोई साइंटिस्ट का नेम से कोई चीज़ें जनरेट होती है, वो इम्पोर्टेंस बहुत होते हैं, और काफ़ी सारे एग्ज़ाम में वो आने का बहुत मैक्सिमम चांसेस होती है। जैसे कि बेसेल इनइक्वालिटी है होता है, वो तो 4-5 बार एग्ज़ाम में आया हुआ है। जब मैं लीनियर अलजेब्रा पढ़ाऊँगा वहाँ से आपको दे दूँगा। रोल्स थ्योरम है, मीन वैल्यू थ्योरम है ना, इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा नहीं, ऐसे थोड़ी ना हो सकता है बच्चों, ठीक है। वो तो सारा का सारा काम करेंगे, इसीलिए कौशी ने इसके ऊपर भी उन्होंने काम किया है, तो ये चीज़ उन्होंने जनरेट कर दिया। तो ये तो चीज़ें याद रखना बहुत आसान है ना, ठीक है। तो अब की बार ये जो 10th रिज़ल्ट है मैं लिखने जा रहा हूँ, इसके ऊपर आप कितने भी लिख लो, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बच्चों मैंने क्या बताया था आपको, एनालिटिक फंक्शन का डेफिनेशन जिसको नहीं आता है वो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस पढ़ ही नहीं सकता है। और मैं ये जो बी कितने बार भी इसको भी लिखूँ, कोई समस्या नहीं है, क्योंकि ये रिज़ल्ट कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का ब्यूटीफुल रिज़ल्ट माना जाता है, मोस्ट ब्यूटीफुल रिज़ल्ट। समझ गई हो? ये जो थ्योरम है ना, दिस इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल एंड वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम फॉर द कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। मैं बोल रहा हूँ कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, मैं चैप्टर 3.2 के लिए बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के लिए यही है बेस्ट रिज़ल्ट। और इंटरव्यू में आपको ये क्वेश्चन, ये जो स्टेटमेंट पूछे जाने वाले फ्रिक्वेंट क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है कि वो आपको चेक नहीं करेंगे। जैसे कि आपको रियल एनालिसिस में मोस्ट इम्पोर्टेंस कौन होता है, हैनी-बोरेल थ्योरम। यहाँ भी एक कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में मोस्ट ब्यूटीफुल एंड इम्पोर्टेंट थ्योरम होते हैं, वो है लीबनिज़ थ्योरम। नाम सुना होगा आपने, क्या है स्पेलिंग इसका,
ल्यूबलीज थ्योरम। समझ गए हो? ये इतने इम्पोर्टेंस है ना, ये बहुत सारे क्वेश्चन आपको यहाँ से मिल जाएंगे। एक इंटरव्यू का क्वेश्चन इस टाइप्स का था कि भैया उन्होंने पूछा कि साइन जेड, इंटरव्यू जो लेते हैं उस सर ने स्टूडेंट्स को पूछा साइन जेड वो पूछता है बाउंडेड है या अनबाउंडेड। उस बच्चे ने फटक से आंसर दे दिया कि सर ये साइन जेड एक बाउंडेड फंक्शन था। लेकिन उस मासूम स्टूडेंट्स को पता नहीं था सर ने जो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का सवाल पूछ रहा है, क्योंकि हमारी मन में ये बैठ के रह जाता है कि साइन एक्स तो पीरियोडिक होता है, पीरियोडिक भी होता है, लेकिन इसका जो वैल्यू है ना वो भैया साइन जेड तो भैया हमेशा लेस और इक्वल टू 1 पे ही रहता है। यानी कि साइन जेड अगर मैं साइन एक्स का वैल्यू भैया -1 से 1 तक रहता है हर एक एक्स के लिए, राइट। तो आदत हमारा ये बन चुका है कि भैया साइन हो कोस हो ये सारे के सारे फंक्शन तो बाउंडेड होते हैं, लेकिन भैया कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में इसका शार्प कंट्रास्ट है, पूरे अलग चीज़ें। मतलब साइन जेड का वैल्यू 5, 50, 100 करोड़ इतने भी आ सकते हैं। आप साइंटिफिक कैलकुलेटर पकड़ो, साइन जेड का वैल्यू पुट करते चले जाओ, आपको किसी ना किसी एक वैल्यू मिल ही जाएंगे। लेकिन रियल एनालिसिस जब पढ़ते हो तब इसका साइन एक्स या फिर कॉस एक्स वो हमेशा बाउंडेड ही होता है। समझ रही हो बच्चों? ये थोड़ी कन्फ्यूजन क्रिएट करने के लिए वो आपको कोशिश करेगा, क्योंकि ये लीबनिज़ थ्योरम ने ऐसा काम किया है। इसका स्टेटमेंट ये बना कि कोई फंक्शन अगर भैया एंटायर है ना और उसके साथ साथ अगर मैं बाउंडेड को BDD लिखता हूँ, समझ कर, कोई फंक्शन अगर आपके पास एंटायर है उसके साथ साथ अगर बाउंडेड है वो फंक्शन आपका भैया कांस्टेंट ही होना पड़ेगा। ये रिजल्ट बना। देखो यहाँ से इसका प्रूफ मैं दे दूंगा। मान आपने बोला f ऑफ जेड क्या था, साइन जेड आपने बोला कि बाउंडेड है। ओके, एक बार मान लेता हूँ ये तो भैया साइन जेड एंटायर भी है ना, मैंने दे दिया था 7 एंटायर फंक्शन होते हैं उनमें से साइन जेड भी है। अगर आप उसको बाउंडेड बोलते हो तो लीबनिज़ ने ये कहा कि भैया अगर कोई फंक्शन एंटायर है बाउंडेड है तो ये फंक्शन आपका कांस्टेंट बनेंगे। लेकिन जो कि वही चीज़ें कॉन्ट्राडिक्ट बन गई कि नहीं बच्चों, साइन जेड थोड़ी ना कांस्टेंट फंक्शन है, साइन जेड का वैल्यू तो कुछ भी आ सकता है। this value the values for this function can give any value, different type of value can give for the different values of z. For this reason this sine function cannot be the constant function, it cannot give a fixed value, fixed sign, fixed constant, but the values of sin z may it gives different values for different values of z. Are you getting my points? By Leibniz theorem this sin z cannot be the bounded function. That means उसका कॉन्ट्रापोजिटिव क्या बनेंगे बच्चों? इस स्टेटमेंट को आप अगर लिखना चाहते हो तो कैसे आप लिखोगे भैया? ऐसे लिखोगे ना, ए नॉन कांस्टेंट अगर कोई फंक्शन अगर कांस्टेंट नहीं है और वो एंटायर है, कांस्टेंट नहीं है एंटायर है, तो भैया वो फंक्शन तो क्या बनेंगे? वो हमेशा अनबाउंडेड ही बनेंगे कि नहीं?
ये इतने इम्पोर्टेंट थ्योरम है, उसको अगर कोई बच्चा कॉम्प्लेक्स एनालिसिस पढ़ता है और वो अगर ग्रेजुएशन में या फिर कहीं पर भी वो है, अगर उसको लीबनिज़ थ्योरम का स्टेटमेंट अगर उसको पता नहीं है, वो तो क्या बताऊँ कितने गलती कर रहा है वो, है ना बच्चों। दिस इज़ द इम्पोर्टेंट एंड ब्यूटीफुल theorems I already said when I started this concept. ठीक है बच्चों, तो आप लीबनिज़ थ्योरम का स्टेटमेंट अच्छे से लिख लो। An entire and bounded function is always कांस्टेंट, ये बना इसका कॉन्ट्रावर्सल। या फिर ऐसे भी बोल सकते हो, इफ देन में अगर कोई बच्चा बोलना चाहता है, इफ ए कॉम्प्लेक्स फंक्शन इज एंटायर एंड बाउंडेड देन इट इज कांस्टेंट। यही बनाना, उसका कॉन्ट्रापोजिटिव क्या बनेंगे, इफ ए नॉन कांस्टेंट, नहीं तो इफ में नहीं बोलना चाहते हो सर, ए नॉन कांस्टेंट एंटायर फंक्शन इज ऑलवेज अनबाउंडेड। इफ देन में बोलना चाहते हो, इफ ए फंक्शन इज नॉन कांस्टेंट एंड एंटायर देन इट इज ऑलवेज अनबाउंडेड। बात समझ रही हो बच्चों? इतने चीजें आपको समझ आना चाहिए। जो बोला जाता है, जो आपको दिया जाता है, जो इम्पोर्टेंस बोला जाता है, उस चीज़ को तो आपको दिमाग में सेट ही करना पड़ेगा। और जब मैं बी भी लिखता हूँ ना, उसको तो स्किप ही नहीं करनी चाहिए। You can't skip this when I'm writing the some statements, the very important. You cannot skip. You have to. आप कैसे भी उसको मेमोराइज कर लो या फिर कुछ भी कर लो, बट आपके ज़ुबान में, आपके दिमाग में वो चीज़ें ऐसे घूमना चाहिए। मैंने क्या बताऊँ, मैं सारे किताब को ना बहुत सारे, ये 2 साल से मैंने, आप क्या बोलेंगे उसको, बहुत उसके किताब के ऊपर पढ़ के मैंने बहुत काम कर दिया। और मुझे किताब की कोई ज़रूरत नहीं है। आप मुझे किसी प्लेटफॉर्म में खड़े कर दो, मैं सारे चीज़ों को बिना देखे, क्वेश्चन मुझे देखना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ी ना मैं पढ़ूँगा। वो जैसे क्वेश्चन आप दे दो, मैं फटक से एक मिनट, 1 सेकेंड, 2, 3, 4 सेकेंड्स में मैं कर दूँगा। उसके लिए हमारी बेस तो तैयार होने चाहिए। चीज़ें को कॉन्ट्रापोजिटिव, नेगेशन, उसके चीज़ें मैंने लॉजिक की क्लास के ऊपर इतने टाइम्स क्यों खर्च किया? दिमाग थोड़ी मेरा खराब हुआ है? समझ रही हो? लॉजिक लैंग्वेज के बिना तो भैया आप बढ़ ही नहीं सकते हो। एनालिसिस के लिए मैं बोल रहा हूँ। आप 12th के बच्चे को तो पढ़ा सकते हो प्रॉब्लमेटिकली, लेकिन थ्योरी जनरेट होने के लिए, थ्योरी को पकड़ में आने के लिए आपको लॉजिक लैंग्वेज के बिना और कोई काम करने का ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, ये हुआ लीबनिज़ थ्योरम है। ठीक है बच्चों, और 2 रिजल्ट है, उसको मैं इसके अलावा एक नेट में आया हुआ था, 2 बार आया हुआ था, वो स्टेटमेंट ही स्ट्रेट फॉरवर्ड, मैं वो आपको दे दूंगा। उसके हिसाब से हमारा काम अभी ख़त्म कर देंगे। ठीक है, मैं थोड़ा, मुझे जगह चाहिए, इसलिए मैं इसको मिटा देता हूँ यहाँ, और मैं क्वेश्चन को आपके सामने करवा दूंगा। चलते हैं। तो ये 11th, अगर मैं इसको ये 10th, ये 11th रिजल्ट अगर मैं बोलूँ, तो लीबनिज़ थ्योरम से, उसका कॉन्ट्रापोजिटिव से मुझे बताओ, ये जो है ना e⁻z और ये जो पॉलिनोमियल sin z, हाँ, cos z और sin हाइपरबोलिक z, cos हाइपरबोलिक z, ये जो सारे फंक्शन मैंने लिखी है, वो मुझे बताओ, इससे लीबनिज़ का थ्योरम यूज़ करके ये सारा का सारा फंक्शन अनबाउंडेड हो गई कि नहीं? अनबाउंडेड हो गई कि नहीं बच्चों? क्यों ये बोलता है कोई एंटायर फंक्शन, मैंने 6 एंटायर फंक्शन लिख दी, और वो क्या है, क्या ये कांस्टेंट है? ना जी, ये भी कांस्टेंट नहीं है।
मैं बोला कि ए नॉन कांस्टेंट, तो पॉलिनोमियल तो भैया कोई बच्चा कहता है ये ऐसे करके कोई ऐसे लिख देगा या फिर 100 या फिर 10 कर देगा, ये भी एक पॉलिनोमियल है। हाँ जी, लेकिन इस पॉलिनोमियल को क्या बोलते हो? कांस्टेंट फंक्शन तो ये है, हर एक जेड के लिए सिर्फ और सिर्फ 10 दे रहा है। इसका अगर मैं डायग्रामेटिकली आपको बताऊं यहाँ, तो एफ ऑफ जेड अगर मैं यहाँ से ऐसे शिफ्ट कर देता हूँ, अगर मैं ये डब्ल्यू प्लेन के कहूँ, ये अगर जेड प्लेन में कहूँ, जेड प्लेन में जितने सारे आपके पास पॉइंट्स हैं ना, इस फंक्शन के ऊपर अगर डालोगे, मान लो ये आपके ये पॉइंट 10 है, तो सारे के सारे यहाँ का पॉइंट हमेशा इस पर यहाँ से उठाओगे तब भी इस पर यहाँ में उठाओगे। और कोई बच्चा कहता है सर मैं यहाँ से एक पॉइंट उठाया तो इसका वैल्यू भी एक फिक्स्ड पॉइंट पे जाएंगे। मीन्स what I mean that if you put any values from z plane, any points from z plane, and you are putting the function f of z, then the answer will be always give 10s. Then this all points goes to a single point, that is fixed point 10. So that's why we call this function as a constant function. This is the geometrically meanings for f of z is equals to 10. समझ गए हो बच्चों? तो ये भी नॉन कांस्टेंट है, ये भी नॉन कांस्टेंट, ये भी सारे नॉन कांस्टेंट है, और इतने सारे एंटायर फंक्शन तो है। और लीबनिज़ का थ्योरम ये कहता है ऐसे अगर है उस फंक्शन हमेशा अनबाउंडेड ही होना पड़ेगा। तो ये सारे के सारे फंक्शन आपके पास अनबाउंडेड हो गई। ठीक है, चलो फिर चलते हैं बच्चों। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको देने जा रहा हूँ वो है अगर मैं उसको 11th रिजल्ट्स मैंने डिस्कस किया है, तो अब मैं 13 रिजल्ट्स को मैं डिस्कस करूँगा। वो बोलता है, ये नेट में 2 बार आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार है। ये कुछ नहीं है, ये तो इफ एंड ओनली अगर कहूँ रिजल्ट 10 की इक्वल ही है। समझ गई हो? तो मैं क्या आपको समझाने जा रहा हूँ, वो जो लीबली थ्योरम्स क्या था, an entire if a function entire and bounded then it is constant, इसको ही वो अनदर वर्जन में उसका लिख दिया। वो इस टाइप्स के क्वेश्चन लिखा है, if f from c to d is an analytic function, ठीक है बच्चों, where d is open unit disk। देखो यही तो ये खासियत यही है और कुछ नहीं है। समझ गए हैं? वो बोलता है देखो भैया ये जो फंक्शन है ना, ये एनालिटिक फंक्शन है। कहाँ? मैं आपको समझा दूंगा। मान लो एफ ऑफ ए फ्रॉम बी अगर कोई फंक्शन है और ये अगर कॉन्टिन्यूस है, समझ रही हो? किसी पॉइंट पर अगर एक्स पे, तो एक्स इस पॉइंट पे अगर वो फंक्शन कॉन्टिन्यूस है तो ये एक्स कहाँ से आएंगे? ए में तो आएंगे। तो ये फंक्शन एनालिटिक किस पर? इस सी पर। देखो भैया ये स्टाइल उन्होंने क्या दिया है, देखो एफ आपका एंटायर फंक्शन अगर मैं लिख दूं, क्या आप मेरे साथ सहमत होंगे? ये जो मैंने एफ ऑफ जे दिस क्वांटिटीज एंटायर अगर मैं लिख दिया, तो आप क्या मेरे साथ सहमत हैं? क्या जो मैंने लिखा है क्या वो सही है? यस, ये ऑफ कोर्स सही है। मैं आपको समझा दूंगा क्यों सर ये सही है। देखो एफ ये जो फंक्शन किस पर एनालिटिक है? सी पर। माने ये फंक्शन पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन में एनालिटिक है। यही तो डेफिनेशन था एंटायर फंक्शन का। क्या डेफिनेशन था बच्चों?
If a complex function is analytic in the whole complex plane, then that function is called the entire function. तो ये C पर दिया है भैया, D यहाँ नहीं है, D तो कोडोमेन है। माने ये अगर मैं इसको ग्राफिकल वर्जन में आपको दे दूँ, ये f ऑफ z है, ये f ऑफ z है, उसके ऊपर ये किस पर ट्रांसफर हो जाती है, ये क्या बोलता है, डी ओपन यूनिट डिस्क है, ये ओपन है भैया, ऐसे देखो अच्छे से ड्राइंग बन गई बच्चों। ये डी है मेरी और ये जो है ना ये मेरी सी है। पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन में देखो, इस पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन में आप जैसे मर्जी पॉइंट उठाओ, उसका पॉइंट तो किसी भी एक यूनिट डिस्क पे जाएंगे। तो यहाँ से बताओ क्लियरली, आप मुझे बता सकते हो मोड एफ ऑफ जेड क्या आएंगे, हमेशा लेस देन और इक्वल टू किसी भी एक क्वांटिटी एम आएंगे फॉर ऑल जेड इन सी, है ना। आप पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन का किसी भी जैसे मर्जी पॉइंट्स उठाओ, वो आपके वैल्यू इस पर ही आपको मिलेंगे, बाउंड्री आपका नहीं है बच्चों। इंटीरियर पॉइंट्स ऑफ डी ही आपको मिलेंगे। तो ये फंक्शन एंटायर के साथ साथ बाउंडेड हो गई। तो मुझे बाय लीबनिज़ थ्योरम से मैं क्या कह दूं, ये जो फंक्शन है ना सर, वो फंक्शन कोई और नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट फंक्शन है। वो तो ये जो है ना लीबनिज़ थ्योरम का स्टेटमेंट को उन्होंने मॉडिफाई करके सिर्फ और सिर्फ लिख दिया है। ओपन यूनिट डिस्क, देन स्टेटमेंट ये कहता है f इज कांस्टेंट। बात समझ रही हो बच्चों? बहुत ये चीज़ अगर एक बार आपको समझ आ गई तो पढ़ने में बहुत मज़ा आने लगेगा बच्चों, नहीं तो बहुत बोरिंग लगेंगे ये एनालिसिस पढ़ने का। एनालिसिस पढ़ना एक बार तो वो भैया अच्छे से नींद आ जाएंगे, सो जाओ, लेकिन एक बार आपको एनालिसिस आ गई, आपको सोने के लिए अच्छा नहीं लगेंगे। This is my experience I am sharing to you my dear student। ये कहानी नहीं है, I really experienced these things। This what is real analysis? Sorry, what is analysis? Whatever maybe it may be the branch। ओके तो ये चीज़ आपको समझ आ गई बच्चों कैसे हो गया। ये नेट में 2-3 बार कई बार आया हुआ है, जस्ट मॉडिफाई कर दिया लीबनिज़ थ्योरम को। लीबनिज़ थ्योरम का अगर कोई बच्चा कोई आपको टीचर्स ने बोला आप लीबनिज़ थ्योरम को दूसरी वर्जन में अगर बोलना चाहते हो तो ऐसे बोलो, ठीक है। तो एक रिजल्ट आप लिख लो, वो एमएल इनइक्वालिटी होता है और ये कुछ नहीं है। एमएल इनइक्वालिटी का रिक्वायरमेंट्स आपको क्या चाहिए, ये आपके पास कोई भी क्लोज्ड कंटूर होने चाहिए, ठीक है जी। और दूसरी बात आपको चाहिए फंक्शन शुड बी क्या होनी चाहिए, कॉन्टिन्यूस होनी चाहिए बच्चों इन्हें सी पर। एंड तीसरा हाइपोथेसिस है, ये हाइपोथेसिस ये होनी चाहिए, दूसरी बात ये होनी चाहिए, और फंक्शन आपका बाउंडेड होनी चाहिए बच्चों किसी भी एक। ये जो है ना जेड कहाँ से आएंगे, ऑन मैंने लिखा है, ये जो है ना जेड का वैल्यू सिर्फ और सिर्फ बाउंड्री के ऊपर ही आना चाहिए। इतने अगर है तो कंक्लूजन ये कहता है इस फंक्शन का मोड ले लो, इंटीग्रेशन ओवर सी मोड डी जेड अगर करोगे ये हमेशा किसी m इंटू एल के इक्वल या फिर लेस से आपको मिल जाएंगे।
वेयर अगर आप लिखोगे L इज द लेंथ ऑफ द कंटूर C। समझ गई हो, ये कुछ ML इनइक्वालिटी था। मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ स्टेटमेंट दे दिया। ये स्टेटमेंट मैंने इसलिए ऐसे लिखता हूँ, मुझे बड़ा फ़ायदा होता है। ये चीज़ें अगर मेरे दिमाग में सेट हो गई ना, इसको अंग्रेज़ी में लिखना मेरी बात थोड़ी ना, इतने दिक्कत क्यों होगा। ये तो बड़ी आसान से मैं लिख दूंगा। कैसे लिखोगे सर इस चीज़ को, अगर आप बोलेंगे तो मैं ऐसे बोलूँगा कि if a function f of z is continuous in a closed contour C and if the function f of z is bounded that is करके मैं ऐसे लिख दूंगा, then the mode of the function f of z, the modulus of the integration of the function f of z dz is less than or equals to ml, where l is the length होता है, किसका लेंथ, क्लोज्ड कंटूर C का लेंथ होता है। बस इतना ही है, 13 रिजल्ट था। तो ये 13 रिजल्ट इज द मस्ट very important formulas and theorem and the statements and the results I have given to you all and you have to memorize these things। आपको ध्यान रखना है चीज़ें, कैसे मैंने आपको समझाया वो थीम आपके माइंड में सेट होनी चाहिए। वंस ये सेट हो गई तो चीज़ें आपको अपने आप काम करते चले जाओगे, आपको सारे के सारे चीज़ें क्लियर होते चले जाएंगे। कोई क्वेरी, कोई प्रॉब्लम्स आपको फेस नहीं करना पड़ेगा। नो, ठीक है। बस ये चैप्टर 3.2 हमारा ख़त्म हो चुका है और जो नेक्स्ट क्लास जो मैं करूँगा वो पावर सीरीज़ के ऊपर है। 2 क्लास कर दूँगा, एक बार थ्योरी दे दूँगा और कुछ प्रॉब्लम्स, और दूसरी बार सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम करके और असाइनमेंट एक दिन लेके ये 3rd चैप्टर को हम बाय बाय कर देंगे। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही है। तो आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।